का आप लोग का ऑल इंडिया स्टडी में स्वागत है। तो आइए आज हम पढ़ते हैं पर्यावरण का। इसमें कंसेप्ट और पैडागोजी दोनों क्वेश्चन मिला करके 30 क्वेश्चन है। तो आप लोग जरूर देखिए। ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करिएगा। तो आइए हम प्रश्न नंबर 1 देखते हैं। राधा अपने घर से 2.5 किलोमीटर उत्तर की ओर जाती है। अब बाएं मुड़कर वह 5 किलोमीटर जाती है। फिर बाएं मुड़कर 2.5 किलोमीटर जाती है। वह अपने घर से कितनी दूर और किस दिशा में है, ठीक ना। तो आइए लगाते हैं, इसको देखते हैं। पहले कितना चलिए 2.5 किलोमीटर उत्तर दिशा। मान लीजिए ये पॉइंट है, इस पॉइंट को हम मान लेते हैं यहाँ से 2.5 किलोमीटर उत्तर दिशा में चली, ठीक 2.5। फिर कह रहा है वह जा कर के बाएँ मुड़ जाती है। जब बाएँ मुड़ती है तो कितना चलती है, 5 किलोमीटर। तो बाएं इधर मुड़ती है, ठीक ना। तो ये 5 किलोमीटर चली, ठीक। फिर क्या कह रहा है, फिर जा कर के उधर की इधर मुड़ गई, फिर बाएं मुड़ी इधर। क्या किलोमीटर चली है, अब 2.5 किलोमीटर। अब पूछ रहा है कि यह घर से कितनी दूर और किस दिशा में है। तो देखिए हम बना देते हैं चित्र ए ऐसे, ठीक ना। ये पूरब है, ये पूर्व, ये पश्चिम हो जाएगा, ये उत्तर हो जाएगा और ये दक्षिण हो जाएगा, ठीक। तो पहले इधर गई, फिर पश्चिम के साइड वहाँ पश्चिम गई, फिर दक्षिण आई। अब घर से कितने दूरी पर यह दूरी पूछ रहा है, ठीक ना। तो ये दूरी कितनी हो जाएगी, यहाँ 5 है तो यहाँ भी 5 हो जाएगा, ठीक। 5 किलोमीटर और किस दिशा में है, पश्चिम दिशा में है ना। 5 किलोमीटर पश्चिम दिशा में है, तो घर से 5 किलोमीटर पश्चिम। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा इसका, ठीक ना। देखिए घर से 5 किलोमीटर पश्चिम दिशा में। आइए प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। किस राज्य में फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। तो बताइए किस राज्य में है यह। ऑप्शन नंबर 1 है उत्तर प्रदेश, बी है उत्तराखंड, सी है केरल और डी है कर्नाटक। तो देखिए ये जो है राष्ट्रीय उद्यान, फूलों की घाटी का राष्ट्रीय उद्यान, वो है उत्तराखंड में, ठीक ना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा उत्तराखंड। यह उत्तराखंड में चमोली जिला है ना। चमोली जिले में 87 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र क्या हुआ है, फैला हुआ है। यह फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, ठीक ना। यह विश्व धरोहर स्थल में भी स्थित है, इसको शामिल कर लिया गया, ठीक। तो आइए हम प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। तीसरा है, मैं पतला सा पर छोटा भूरा भी हूँ और काला भी हूँ, गरम घी और तेल में मैं खुशबू फैलाता हूँ, दही और जलजीरे में भून कर डाला जाता हूँ, सोचो सोचो कौन हूँ मैं। उपयुक्त पहेली में उल्लेखित मसालों को पहचानिए। तो ऑप्शन नंबर है हल्दी, दालचीनी, जीरा और लौंग। तो कह रहा है क्या, मैं कैसा हूँ, काला और भूरा भी हूँ, ठीक ना। छोटा हूँ लेकिन भूरा और काला भी हूँ। और गरम घी में और तेल में क्या किया जाता है, इसको गरम करने पर छौंका जाता है, तड़का दिया जाता है, ठीक ना। और दही और जलजीरे में इसको भी डाला जाता है, किसको, जो बता रहा है कि उसको, और भून कर भी डाला जाता है। तो कह रहा है कि मैं कौन हूँ। देखिए यह काला भूरा क्या होता है, जीरा होता है ना, छोटा सा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, जीरा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 4। सीएनजी का मुख्य घटक क्या है। तो देखिए सीएनजी का जो मुख्य घटक क्या होता है, यह ऑप्शन नंबर 1 है एथेन, बी है प्रोपेन, सी है ब्यूटेन और डी है मीथेन। तो देखिए जो सीएनजी का मुख्य घटक होता है वह मीथेन होता है, ठीक ना। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, मीथेन। आइए अब अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 है, कोई छात्र 29 सितंबर 2022 को किसी ट्रेन में सवार हुआ जो गांधीधाम रेलवे स्टेशन से 12:30 बजे चलकर 1 अक्टूबर 2022 को
7 बजे तिरुवनंतपुरम रेलवे स्टेशन पर पहुंचा। यदि इस अंतराल में ट्रेन की जो चाल है वो कितना है, 2296 किलोमीटर दूरी तय की, ठीक ना। तो ट्रेन की औसत चाल बताइए, मतलब ट्रेन कितना दूर चली उतना समय में, 2296 किलोमीटर चली है, तो ट्रेन की औसत दूरी कितनी होगी। तो देखिए क्या हो जाएगा इसमें कि सितंबर में चली है कितना बजे, 29 सितंबर को चली है 12:30 बजे, ठीक ना। तो यहाँ से हम खींच लेते हैं एक लाइन, यहाँ से एक लाइन खींचते हैं, यहाँ पर 29 सितंबर लिखते हैं और यहाँ पर 30 लिखते हैं, यहाँ पर 1 अक्टूबर लिखते हैं, ठीक ना। तो यहाँ से यहाँ तक जब चली है 12:30 बजे दोपहर की बात हो रही है, तो यहाँ से चलने में 24 घंटा ले ली। अब यहाँ 12:30 बजे आ गई 30 तारीख को, अब 30 से और यहाँ तक 12:30 बजे जब चले बजेगा 1 तारीख को 12:30 बजे तक 12 घंटा चल लेगी, ठीक। अब यहाँ से 12 बज गया तो 12 बजे के बाद 12:30 बजे के बाद यह 1:30 मान लीजिए, 1:30, 2, 1:30, 2:30, फिर हो जाएगा 3:30, 4:30, 5:30, 6:30, 6 घंटा 7 बजे जा रही है, पहुँच रही है ना, 6 घंटा 30 मिनट चल रही है, तो ये 6 घंटा 30 मिनट, तो जोड़ दीजिए 12 और 24 और 6.5 घंटा, तो कुल मिला जुला कर 42 आ जा रहा है, ठीक ना, 42.30 इतना आ गया। अब कह रहा है कि कुल दूरी कितनी है, 2296। तो ये दूरी कैसे निकाला जाता है, चाल बटे दूरी बटे क्या होता है, चाल गुणे समय, ऐसे होता है ना, क्या होता है, दूरी बराबर चाल, ठीक। तो जो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, तो दूरी कितनी है 2296 किलोमीटर, तो इसको हम मीटर में बदल देंगे तो हो जाएगा ये 22.96, ठीक ना, भागे क्या कर देंगे 42 अब यहाँ पर 5 क्या करेंगे हम 42.3 कर देंगे, 42.30 साढ़े में कर, ठीक ना। तो इससे जब भाग देंगे तो ये आ जाएगा आपका 54 किलोमीटर, ठीक ना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 54 किलोमीटर। आया समझ में। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 6 करा आपका घर X और आपका विद्यालय Y स्थित है, ठीक ना, और X और Y के बीच कोई एक सीधी सड़क नहीं है, अतः विद्यालय पहुंचने के लिए आप पहले ये जाते हैं जो X के ठीक उत्तर में 60 मीटर की दूरी पर है, फिर B जाते हैं जो A के ठीक पूर्व 25 किलोमीटर दूरी पर है, फिर C जाते हैं जो B के ठीक उत्तर 100 मीटर दूरी, ठीक ना, मीटर दूरी पर स्थित है, और अंत में आप अपने विद्यालय पहुंच जाते हैं। तो C के ठीक पश्चिम में 25 मीटर दूरी पर है। आपके विद्यालय के सापेक्ष आपके घर की सही दिशा क्या है। तो देखिए कह रहा है कि आप क्या करते हैं, मान लीजिए आपका घर यहाँ है, ठीक, यहाँ घर है, एक डायरेक्शन बना देते हैं पूर्व पश्चिम, ये N हो जाएगा, ये साउथ हो जाएगा, और वेस्ट और ईस्ट, ठीक ना। तो मान लीजिए हमारा यहाँ घर है, ठीक ना, यहाँ से हम घर से क्या किए 60 किलोमीटर किधर बोल रहा है, उत्तर दिशा में, तो उत्तर गए, ठीक ना, 60 किलोमीटर, किलोमीटर नहीं मीटर है, 60 मीटर। फिर उसके बाद क्या किए 60 मीटर जाने के बाद फिर ए पर पहुँच गए, फिर ए बिंदु पर, ठीक ना, फिर ए से कह रहा है कि 25 मीटर किधर जाना है, पूरब में, देखिए दिया है पूरब जा रहा है 25 मीटर। फिर कह रहा है
इसको मिटाते हैं फिर से बनाते हैं, ठीक ना। ये नज़दीक हो जा रहा है, उधर फंस जा रहा है, यहाँ से लेते हैं, ठीक ना। यहाँ मान लो हमारा घर है, तो आइए हम बताते हैं। अभी वो हट गया। ये पहले हम डायरेक्शन बना लेते हैं। ये एन है, मतलब नॉर्थ, और ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट, ठीक ना। तो डायरेक्शन बन गया। तो कह रहा है कि घर से क्या है, मान लीजिए यहाँ पर इसका घर है, इसका घर है, ठीक ना। यहाँ से ए तक चला कितना, 60 मीटर, ठीक ना। 60 मीटर चला। फिर कह रहा है घर से पूरब साइड चल रहा है, ठीक ना। देखिए पूरब साइड 25 मीटर, 25 मीटर चला, ठीक। अब यहाँ 25 मीटर आ गया। फिर कह रहा है, फिर वह यहाँ बी तक पहुँच गया। कहाँ पहुँच गया, बी तक। फिर कह रहा है कि बी से सी तक जाने में वह उत्तर साइड 100 मीटर गया, 100 मीटर गया, ठीक ना। यहाँ मान लीजिए 100 मीटर, 100 मीटर आ गया यहाँ पर सी पर। अब कह रहा है सी से ठीक पश्चिम 25 मीटर, 25 मीटर सी से चला, ठीक। 25 मीटर चला। अब पूछ रहा है क्या, घर उस किसकी दिशा में है वह, उसका घर बताइए। यहाँ से किधर, किस दिशा में दिख रहा है, ये उत्तर है ना। तो पूछ क्या रहा है, विद्यालय के सापेक्ष आपके घर की सही दिशा। विद्यालय यहाँ है, ठीक ना। विद्यालय है, विद्यालय, ठीक ना। पेन नहीं है हमारे पास, 1,000 सब्सक्राइबर पूरा होते ही पेन आ जाएगी, पेन टैब, उसके बाद आसानी से पढ़ेंगे। तो मैथ भी हम पढ़ाएंगे, आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब करिए। मैथ ऐसा पढ़ा देंगे कि आप लोग हमेशा के लिए याद हो जाएगा, कभी भूलेंगे ही नहीं, जीरो से पढ़ा देंगे। तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए देखेंगे क्या हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक की दूरी विद्यालय के सापेक्ष पूछ रहा है, तो इसका मतलब विद्यालय यहाँ है, तो इसके सापेक्ष घर कितना किधर है, दक्षिण दिशा में है ना। तो ठीक दक्षिण दिशा में हो जाएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 7। 7 है, निम्नलिखित में से पक्षियों का युगल जोड़ा चुनिए जिसकी दृष्टि इतनी श्रेष्ठ होती है कि वो हमारी तुलना में वस्तुओं को 4 गुनी दूरी को स्पष्ट देख सकता है। तो कौन कौन पक्षी है जो हमसे 4 गुना अधिक दूरी तक देख सकता है। अगर हम 1 किलोमीटर देख रहे हैं तो वह 4 किलोमीटर देख सकता है, ठीक है। जो वस्तु हम 1 किलोमीटर से देख रहे हैं वह सोचेगा 4 किलोमीटर वस्तु दूरी से वह उसी वस्तु को देख लेगा, ठीक ना। तो कौन सा है, कौवा उल्लू नहीं, कौवा उल्लू नहीं होता है, ठीक ना। कल चिड़ी और गरुड़ ये भी नहीं, चील और गिद्ध ये हो जाएगा, सही बात है, चील और गिद्ध हो जाएगा, ठीक ना। चील क्या है, चील बहुत 4 गुना देखती है, ध्यान रहे, चील बाज गिद्ध ये मनुष्य से 4 गुना अधिक दूरी तक देखते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक ना। ऑप्शन इधर उधर है तो उससे आप लोग कंफ्यूज मत होइए, ठीक ना। ये फंसाने के लिए क्वेश्चन इस तरह बनाया जाता है। आइए प्रश्न नंबर 8 देखते हैं। 8 है, निम्नलिखित में से मच्छरों द्वारा फैलने वाले, कहाँ चले जा रहे भाई, मच्छरों द्वारा फैलने वाले, कहाँ गया, हाँ फिर से देख लेते हैं। निम्नलिखित में से मच्छरों द्वारा फैलने होने वाले 2 रोगों के युगल या जोड़े को चुनिए। कह रहा है मच्छरों द्वारा जो फैलता है रोग कौन इस 4 ऑप्शन में से है, मलेरिया और डेंगू, हैजा और मलेरिया। देखिए मलेरिया और डेंगू ये दोनों फैलते हैं, ठीक ना, नर और मादा मच्छर से फैलते हैं, ठीक। और हैजा नहीं, हैजा क्या है, ये दूषित पानी से फैलता है, तो ये गलत हो गया। हैजा यहाँ भी है तो दूषित पानी से, चिकनगुनिया और मियादी बुखार ये भी दूषित पानी से, ठीक ना। तो मलेरिया और डेंगू हो गया। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आइए प्रश्न नंबर 9 देखते हैं। 9 है, किसी शहर के मानचित्र के निचले भाग
निचले दाएं भाग पर नीचे दिया गया पैमाना छपा है। पैमाना 1 सेंटीमीटर बराबर 950 मीटर। यदि इस मानचित्र पर किन्हीं दो स्थलों के बीच मापी गई दूरी 19.2 सेंटीमीटर है, जो इन दोनों स्थलों के बीच की वास्तविक दूरी है, तो निकटतम क्या होगी? ऑप्शन नंबर 1 है 20 किलोमीटर, 19.5 किलोमीटर, 19 किलोमीटर और 18 किलोमीटर। तो बता रहा है कि 1 सेंटीमीटर बराबर कितना है? 950 मीटर, ठीक ना। तो 19.2 सेंटीमीटर बराबर हो जाएगा, हम गुणा कर देंगे 950 में 19.2 से, ठीक। तो देखिए कितना आ जाएगा, ये जो आ जाएगा हमारा, गुणा करिए आप लोग, थोड़ा देख के बताइए। तो गुणा करने के बाद ये हमारा आएगा, किलोमीटर है ना, तो इसको मीटर में कर देते हैं, ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, मीटर में रहने दो। तो ये हमारा आ जाएगा कुल मिलाकर के 18.2 मीटर, ठीक ना। तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा? 18 किलोमीटर, ठीक ना। निकटतम पूछ रहा है, ठीक ना, तो 18.2 किलोमीटर आ रहा है, लेकिन क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? 18 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। 18.2 किलोमीटर आ रहा है गुणा करने पर, लेकिन हम निकटतम पूछा है तो 18 मान लेंगे, ठीक ना। अगर 18.5 होता तब 19 मान लेते, ये भी ध्यान रहे। 5 से ऊपर भगेगा तो अगला वाली संख्या में जोड़ लेंगे। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 10। 10 है, किसी पर्यटन ने किसी राज्य के ग्रामीण क्षेत्र के अधिकांश घरों का नीचे दिए गए अनुसार वितरण दिया। देखिए क्या क्या दिया है। इस क्षेत्र में वर्षा बहुत कम होती है, मौसम सामान्यतः गर्म रहता है और लोगों मिट्टी के घरों में रहते हैं। घरों की दीवारें मोटी बनाई जाती है और इन दीवारों को मिट्टी से लीपा पोता जाता है। घरों की छतों को कटीली झाड़ियों से बनाया जाता है। यह राज्य कौन सा है? कह रहा कि ऐसा कौन राज्य है कि जहाँ पर क्या होता है, मिट्टी के घर बने होते हैं और मिट्टी से लीपा जाता है दीवार को, मोटी मोटी दीवार बना करके। वहाँ पर गर्मी ज़्यादा होती है और छत जो होते हैं कटीली झाड़ियों से बनाए जाते हैं, कूस से, कास से, ठीक ना। तो वह कौन सा क्षेत्र होगा? तो यह देखिए जो होगा वह गर्म क्षेत्र, रेगिस्तान वाला होता है क्षेत्र। तो रेगिस्तान हमारा इसमें कौन सा राज्य है? राजस्थान में रेगिस्तान ज़्यादा है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आइए प्रश्न नंबर 10 हो गया। प्रश्न नंबर 11 देखते हैं। चार चिनारी एक बहुत प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है। यह चारों ओर से पर्वतों से घिरा है तथा जिस शहर में स्थित है उसका नाम क्या है? तो देखिए जो चार चिनारी जो है यह श्रीनगर में है, ठीक ना। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? श्रीनगर, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आइए प्रश्न नंबर 12 देखते हैं। 12 है, निम्नलिखित में से उस जानवर को चुनिए जिनके सुनने की संवेदना शक्ति इतनी तीक्ष्ण है कि वह पत्तों के हिलने और घास पर किसी जानवर के चलने का अंतर कर सकता है। तो देखिए एक ऐसा ही जानवर कौन है? बाघ है, ठीक ना। बाघ सिर्फ ऐसा है जो पत्ता हिल रहा है कि घास पर कुछ चल रहा है उसको पता कर लेगा तुरंत, इतना सुनने की शक्ति होती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक। अब प्रश्न नंबर 13 देखेंगे। निम्नलिखित में कौन सा सही युग्म है? गेहूँ, मुसड़ा जड़, बी है गाजर मुसड़ा जड़, ये भी नहीं होगा। सी है मक्का मुसड़ा जड़ और डी है घासे मुसड़ा जड़। तो देखिए घासों में भी मुसड़ा जड़ नहीं होती है, न तो गेहूं में होती है, न तो मक्का में। बचा क्या? गाजर, गाजर में होता है, ठीक ना। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? गाजर, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन उल्टा है, ध्यान रहे, फंसाने के लिए दिया गया है। अब प्रश्न नंबर 14 देखते हैं। 14 है, कहाँ गया भाई?
छोटा करना पड़ रहा है, थोड़ा ध्यान से पढ़ लीजिएगा आप लोग। रेगिस्तान ओक नामक वृक्ष के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन नंबर 1 है, यह वृक्ष अबू धाबी के रेगिस्तानों में पाया जाता है। तो देखिए ये बात सही नहीं लग रही है, ठीक ना, सिर्फ अबू धाबी में नहीं पाया जाता है, ओक है ना। दूसरा है, इस वृक्ष की ऊंचाई प्रारंभिक विद्यालयों के कमरे की ऊंचाई अर्थात लगभग 4 मीटर होती है। ठीक, ये बात सही है, 4 मीटर होती है, ठीक ना, तो ये वाला सही हो गया। तीसरा है, इस वृक्ष की जड़ें उस गहराई तक जमीन में जाती है जब तक कि भौम जल स्तर तक न पहुंच जाए, ये भी बात सही है। ठीक, और चौथा है, इसकी जड़ें लंबाई लगभग ऐसे ही 50 वृक्षों को एक लाइन में एक के बाद एक दूसरे को सिरे में लगाकर खड़े कर दिया जाए तो उतनी ही बड़ी हो जाएगी। तो ये बात नहीं, गलत है, ठीक ना। पांचवा है, इस वृक्ष पर पत्तियां बहुत कम होती, ये बात सही है। तो देखिए 2, 3, 5, ऑप्शन नंबर क्या है, 2, 3, 5, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, अगला देखते हैं 15 है, निम्नलिखित में से किस राज्य या संघ शासित क्षेत्र के लोग सरसों के तेल से बनी पकी मछली खाना पसंद करते हैं। तो देखिए जो सरसों से के तेल से जो बनी होती है मछली बनाते हैं लोग, पकाते हैं, उसको कौन देश मतलब किस क्षेत्र के लोग खाना पसंद करते हैं। तो ये देखिए कश्मीर के लोग, ठीक ना, ये ध्यान रहे, कश्मीर के लोग, ठीक ना। गोवा में नारियल के तेल से, ठीक ना, ये भी ध्यान रहे। आइए प्रश्न नंबर 16 देखते हैं। उपाख्यान मूलक अभिलेख प्रयुक्त होते हैं। ऑप्शन नंबर 1 है, बच्चे के रुचियों और संबंधों के क्षेत्र की पहचान करने में। दूसरा है, बच्चों के विषय में निर्णय लेने में। तीसरा है, समस्याओं की स्थिति में बच्चे को समाधान प्रदान करने में। और चौथा है, बच्चे की क्षमताओं और कमजोरियों को जानने में। तो देखिए आइए देखते हैं, समझते हैं इसको। बच्चे की रुचियों और संबंध के क्षेत्रों की पहचान करने में, ये बात तो सही लग रही है, तो ये सही है, ठीक ना। बच्चे के विषय में निर्णय, बच्चे खुद अपना निर्णय लेते हैं, तो ये गलत हो गया। समस्याओं की स्थिति में बच्चे को समाधान प्रदान करने में, ये भी नहीं, समाधान नहीं करना है, जानना है कमजोरी क्या है, ठीक ना। बच्चे की क्षमताओं और कमजोरियों को जानने में, ये बात सही है। तो 1 और 4 सही है, तो कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक, आइए प्रश्न नंबर 17 देखते हैं। मसालों का पाठ पढ़ाने से पूर्व आस्था ने अपने कक्षा 4 के शिक्षार्थियों से 2 छोटे प्रश्न पूछे। इसके द्वारा आस्था जानना चाहती है। ऑप्शन नंबर 1 है, विद्यार्थी के पूर्व ज्ञान को जानना चाहती है। बात तो सही है, कोई पाठ पढ़ाने से पहले, मसाले के पढ़ाने के पहले वह पूर्व ज्ञान को जानना चाहती है, ये बात तो सही है। कक्षा में बुद्धिमान विद्यार्थियों की पहचानना, ये बात नहीं, कोई जरूरी नहीं है। अच्छे विश्वास और संप्रेषण कौशलों के विद्यार्थियों की पहचान, ये भी नहीं हो सकता, ठीक ना। विषय मसाले के विषय में विद्यार्थियों के विचार प्राप्त करना, ये बात, मसाले के विषय में विद्यार्थियों के विचार प्राप्त करना, ये भी बात सही है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, 1 और 4, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आइए प्रश्न नंबर 18 देखते हैं। माधवी अपनी कक्षा को क्षेत्र भ्रमण पर ले गई। माधवी जो है अपनी कक्षा में जो बच्चे हैं उसको कहाँ ले गई, क्षेत्र भ्रमण करने के लिए। वापस आने के बाद उन्होंने अपने विद्यार्थियों के साथ भ्रमण पर चर्चा की। इसे जिस रूप में व्यक्त किया जा सकता है वह है, तो बताइए। अधिगम का आकलन, अधिगम के लिए आकलन, आकलन अधिगम के रूप में, अधिगम के दौरान आकलन। ये क्या कर रही, पहले लेके गई है फिर बाद में आई है, तो उस पर पूछ रही है, चर्चा कर रही है कि आप लोग ने क्या देखा, क्या समझा, उसके बारे में वो जानना चाहती है। तो इसका मतलब है कि अधिगम के लिए आकलन कर रही है, मतलब क्या सीखा, सीखने का आकलन कर रही है, ठीक ना।
ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 19 देखते हैं। 19 है, प्रभावी शिक्षण अधिगम केवल तभी संभव होगा जब, ऑप्शन नंबर 1 है, शिक्षक अपनी पाठ योजना को पूर्ण करने के लिए कार्य करे। भाई शिक्षक क्यों पाठ योजना पूर्ण करेगा, उसके साथ साथ क्या चाहिए, बच्चों के समझना चाहिए ना। बच्चा जब समझेगा तभी ना, बस हाली हाली पूरा कर दीजिए, पढ़ा दीजिए, हो गया। नहीं, ये बात गलत हो गया। दूसरा है, शिक्षक विद्यालय आदेश का पालन करने के लिए कार्य करे। नहीं, विद्यालय का आदेश है कि आप पूरा सिलेबस खत्म करिए जल्दी, तो आप खत्म तो करेंगे, लेकिन उसके साथ क्या होना चाहिए, बच्चों को समझ में भी आना चाहिए। तीसरा है, शिक्षक अपने सहयोगियों के शिक्षक अपने सहयोगियों के निर्देशों पर क्रियाकलाप आधारित अधिगम के लिए पाठ योजना संपादित करे। नहीं, क्रियाकलाप पाठ योजना क्यों संपादित करेगा, ऐसा भी नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। तो बचा हमारा डी, शिक्षक के द्वारा आयोजित क्रियाकलापों से बच्चों को ज्ञान का निर्माण करने और संप्रत्ययों को समझने में सहायता मिले। ठीक ना, समझने वाली बात आ गई। ठीक ना, तो ये ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आइए प्रश्न नंबर 20 देखते हैं। समूह कार्य द्वारा ईवीएस पढ़ाने के अधिगम में व्यस्त बच्चों के सामाजिक व्यक्तिगत गुणों का आकलन करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त उपकरण होगा। तो देखिए, सबसे बढ़िया उपकरण जो होगा, पेपर पेंसिल परीक्षण, ये भी नहीं होगा। ठीक ना, श्रेणी मापन रेटिंग स्केल, ये सबसे आसान है। ठीक ना, श्रेणी मापन और रेटिंग स्केल ये होना जरूरी है। ठीक, अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 21 है, एक ईवीएस के शिक्षक के रूप में अपनी कक्षा के समूह क्रियाकलाप का योजना बनाते हुए आप निम्नलिखित में से किन कारकों पर विचार करेंगे। ऑप्शन नंबर 1 है, बच्चों की अभिरुचि जागना। बी है, प्राकृतिक समावेशी। डी है, सी तीसरा नंबर है, मूल्य प्रभावी। और चौथा नंबर, केवल बाहर संचालित की जा सकती है। तो बताइए, बच्चों की अभिरुचि जागना, ये बात तो सही है। ठीक ना, बच्चों की अभिरुचि जागना चाहिए। दूसरा, प्राकृतिक समावेशी, मतलब प्राकृतिक रूप से सभी लोग को समान देखना है। तीसरा है, मूल्य प्रभावी, ये भी बात सही है। केवल आ गया ना, तो यहीं से ये गलत हो गया। ठीक ना, तो तीनों सही है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आइए प्रश्न नंबर अब देखते हैं 22। प्रियंका अपने विद्यार्थियों को वृक्षों के संरक्षण के प्रति संवेदनशील बनाना चाहती है। वांछित उद्देश्य को प्राप्त करने में निम्नलिखित में से किसका न्यूनतम प्रभाव होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 है, विद्यार्थियों को एक वृक्ष रोपने और उसकी देखभाल करने के लिए प्रेरित करना। बी है, वन संरक्षण पर एक भूमिका निर्वहन आयोजित करना। सी है, चिपको आंदोलन की कहानी सुनाना और प्रश्न पूछना। और डी है, लकड़ी के लट्ठों और भंडारण को दिखाने पर एक मील की सैर पर जाना। तो कह रहा है कि क्या बनाना चाहती है, संवेदनशील बनाना चाहती है। तो ये क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, बताइए। वो ये दिखाना चाहती है, लकड़ी के लट्ठे के भंडारण को दिखाने के लिए क्या करना है, 1 मील सैर दूर पर जाना। ठीक ना, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर, इसका कंफ्यूजन लग रहा है, विद्यार्थी को एक वृक्ष बात हो गई थी इसलिए गलत हो गया। ठीक ना, एक वृक्ष है तो गलत हो गया। वन संरक्षण की एक भूमिका निर्वहन आयोजित करना है। ठीक ना, आयोजन भी नहीं कर सकती है, प्रश्न नहीं पूछ सकती है। ठीक है, देख लेंगे। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 23। ईवीएस के शिक्षण अधिगम में छात्र केंद्रित उपागमों की निम्नलिखित की पहचान कीजिए। ऑप्शन नंबर 1 है, निरंकुश शैली। तो भाई निरंकुश शैली तो होगी नहीं, तो यहाँ से गलत हो गया। निरंकुश मतलब नकारात्मक हो जाएगा। अनुज्ञानात्मक शैली, तो ज्ञानात्मक शैली होना चाहिए, तो ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक ना, समाकलित उपागम, ये बात सही है। ठीक ना, प्राकृतिक अभिमुख उपागम, ये भी बात सही है।
तो 3 और 4 कहाँ है? ऑप्शन नंबर सी में है, 3 और 4। ठीक, अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 24। हमारे व्यवहार परक तंत्र का मूल भाग है। करा है हमारे जो व्यवहार परक तंत्र का मूल्य एक भाग है, इसमें से कौन है जो व्यवहार के लिए उत्तरदायी होता है? तो बताइए। मनोगति, ठीक है? नहीं, क्या होगा? भावात्मक, मनोगति, संज्ञानात्मक, भावात्मक और संज्ञानात्मक दोनों। क्या हो सकता है? संज्ञानात्मक होगा, ठीक ना? तो इसका सही जवाब हो जाएगा संज्ञानात्मक। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 25। ईवीएस प्रकृति की उत्तम व्याख्या की जा सकती है। ऑप्शन नंबर 1, यह कई विषयों को समाकलित करता है, ठीक है? समाकलित करता है, ठीक ना? जोड़ता है, ये बात तो सही है। यह बाल केंद्रित है, ठीक बात है, ईवीएस बाल केंद्रित भी होता है। यह अनुभवजन्य है, भी बात सही है, अनुभव होता है इसमें। और क्या कर रहा है? यह शिक्षण आधारित है। यह शिक्षण आधारित है लेकिन उतना नहीं है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 2 और 3। ठीक, प्रश्न नंबर 26 देखेंगे। नीचे दिए गए शब्दों में से कम एक ऐसे 3 शब्द या विकल्पों का चयन कीजिए जो पर्यावरण की व्याख्या करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 है वनस्पति जात और प्राणी जात, ये बात सही है, व्याख्या करते हैं भाई। वनस्पति और प्राणी दोनों पर्यावरण की व्याख्या करते हैं, ठीक ना? तो ये बात तो एकदम सही है। दूसरा है जैविक और अजैविक, पर्यावरण में जैविक और अजैविक भी होता है, भी बात सही है। सामाजिक एवं सांस्कृतिक, ये भी होता है, एकदम सही है। रचनात्मक और जिज्ञासु, रचना नहीं हो, पर्यावरण में रचना कोई नहीं कर पाएगा, ठीक ना? तो इसलिए ऑप्शन नंबर 1, 2 और 3 सही हो जाएगा, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 27। ईवीएस के शिक्षण अधिगम प्रक्रम में कक्षा के बाहर वास्तविक जीवन के अनुभवों से कक्षा के अनुभवों को जोड़ना सर्वाधिक संकेत करता है। कौन करता है? ऑप्शन नंबर 1 पाठचर्या के क्षेत्र के बाहर जाना, बी है विशिष्ट स्तर से बाहर जाना, और सी है पाठ्य पुस्तकों से बाहर जाना, और डी है विद्यार्थियों के स्तर के बाहर जाना। तो कौन करता है? करा है कि ईवीएस में शिक्षण अधिगम के प्रक्रम में, तो शिक्षण अधिगम के प्रक्रम में वास्तविक जीवन के अनुभव को जोड़ने की बात कर रहा है, तो क्या हो जाएगा बताइए? पाठ्य पुस्तक से बाहर जाएंगे, जब पाठ्य पुस्तक से बाहर जाएंगे तभी वास्तविक जीवन के बारे में जान पाएंगे, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आइए प्रश्न नंबर 28 देखते हैं। अब कक्षा 5 की ईवीएस पाठ्य पुस्तक के कुछ पाठों में सर्वे और लिखो सम्मिलित किया गया, इसका उद्देश्य क्या है? तो विद्यार्थियों को खोजने और सीखने का अवसर देना, ठीक ना? तो यही सही हो रहा है, खोजना और सीखना, सर्वे करना और लिखना, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ये अनुभव और प्रयोग और कौशल लेना है, ठीक ना? अब प्रश्न नंबर 29 देखते हैं। निम्नलिखित में से ईवीएस की एक प्रभावशाली युक्ति है, व्याख्या। दूसरा है प्रायोगिक, तीसरा है भूमिका निर्वहन, चौथा है प्रदर्शन। तो देखिए कौन सी भूमिका हो जाएगी? व्याख्या से नहीं लेना देना है, व्याख्या तो होगा नहीं, तो ये गलत हो गया। प्रायोगिक होगा, ठीक ना? ये प्रायोगिक हो जाएगा। और क्या हो सकता है? निर्वहन, भूमिका निर्वहन ये भी होगा, ये प्रदर्शन नहीं, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, 2 और 3। आइए प्रश्न नंबर 30 देखते हैं, लास्ट और अंतिम क्वेश्चन। नए विषय सीखने हेतु ईवीएस के शिक्षण अधिगम के जिस उपागम में विभिन्न कौशलों का प्रयोग होता है वह है, तो कौन है?
प्रक्रिया उपागम होता है। प्रक्रिया से ही चलते हैं ना, नए विषय तक पहुंचने के लिए, जानने के लिए प्रक्रिया का ही इस्तेमाल करते हैं। एक प्रक्रिया से, एक सीधी प्रक्रिया से, ऐसे नहीं कि एक बार इधर आ जाए, इधर आ जाए, इधर आ जाए, इधर आ जाए, ऐसे नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। अब मिलते हैं अगले वीडियो के लिए, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, धन्यवाद।